मेरे पसीने छूटे जा रहे थे, सिर्फ यही सोच सोच कर कि मेरी जेठानी बिना मेरे जेठ के प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एक दिन मैंने उनको छुपकर रात में देखा तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि मैंने जो देखा वो मेरी समझ से बाहर था। मेरी जेठानी अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ लगा रही थी। उसके बाद तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे कि हमारी बेटी गौरी के लिए कोई अच्छे लड़के की तलाश कर रहे हैं। मेरी शादी की बातें मेरे दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मेरे रिश्ते की बात न करें तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जब 12वीं कक्षा में थी तभी राघव को दिल दे बैठी थी। राघव भी मुझसे बेहद प्यार करता था। कॉलेज भी पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। राघव पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल है और अच्छे घर का है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर पर राघव के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और वो इस प्यार व्यार के तो बिल्कुल खिलाफ थे। मैं आखिर किससे बात करती, क्योंकि घर में माँ पापा और बड़े भाई के सिवा कोई नहीं था। मेरे बड़े भाई के भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था कि उनके घर की लड़कियां लव मैरिज करें। घर में रिश्ते की बात सुनकर मैंने राघव को बताना ज़रूरी समझा। दूसरे दिन मैंने राघव से मिलने का प्लान बनाया। राघव से मिलने के बाद मैंने राघव को सब कुछ बताया कि घर में मेरे रिश्ते की बात चल चुकी है। यह सुनकर राघव तिलमिला उठा और घबरा सा गया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं किसी और की हो जाऊं ये उसे कतई मंजूर नहीं था। राघव ने मुझे भागकर शादी करने को कहा, लेकिन ये बात मैं उसकी नहीं मान पाई, क्योंकि भले ही मैं राघव से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ पापा से भी बहुत प्यार करती थी। मैं भागकर उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। खैर, जैसे तैसे मैं राघव से बात करके घर पर आई। आते ही माँ ने कहा कि देखो बेटी गौरी, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है और वह भी आएगा खुद तुम्हें देखने, इसलिए तुम अपने अच्छे साज श्रृंगार की तैयारी आज से ही शुरू कर दो। सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं राघव के सिवा किसी और के बारे में सोचूं ये मुझे ज़रा भी मंजूर नहीं था। मैंने तुरंत राघव को फ़ोन लगाया और सब बताया। राघव ने कहा कि तुम कैसे भी करके कल जो देखने आ रहे हैं उनसे ये कहलवा देना कि तुम उन्हें पसंद नहीं हो, उसके बाद मैं अपने आप देख लूँगा। मैंने कई तरीके सोचे कि ऐसा क्या करूं कि उन लोगों को मैं पसंद ना आऊं। खैर, दूसरे दिन उनका आना हुआ और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोगों ने लड़के और मुझे अकेले में कुछ बातें करने को कहा। हम लोग छत पर चले गए। कुछ देर पढ़ाई लिखाई की बातें करने के बाद मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा कि तो आप किसी और से प्यार करती हैं तो हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? क्या आपने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया नहीं? मैंने कहा मेरे पापा को ये सब मंजूर नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सकी, लेकिन अगर आप मना कर दें तो शायद मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। वह लड़का अच्छे विचार वाला था, इसलिए मेरी बात को समझ गया। उसने नीचे जाकर कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि इसके और मेरे विचार रहन सहन का तरीका बहुत अलग है। यह सुनकर सब लोगों को बहुत धक्का सा लगा। फिर वो लोग चले गए, पर मेरे पापा बहुत गुस्से में आ चुके थे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले। तभी एक दिन हमारे घर पर हमारे गांव के अंकल आए, जो रिश्ते करवाने का काम करते हैं। उन्हें देखते ही मेरा दिल घबराने लगा कि कहीं ये कोई रिश्ता लेकर तो नहीं आए हैं। आखिर वही हुआ, वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। पापा से बातें की और कहा कि अच्छा लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है, जॉब लग जाएगा और परिवार भी अच्छा है। कल हम लोग उन्हें देखने चलेंगे। पापा भी सहमत हो गए। दूसरे दिन सब लोग लड़का देखने निकल गए। तभी राघव का कॉल आया और मेरे पास। वो बड़ा खुश लग रहा था। कहने लगा कि देखा मेरा कमाल। मैं कुछ समझी नहीं। फिर उसने कहा कि तुम्हारे जहाँ लड़का देखने जा रहे हैं वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर राघव ने कहा कि तुम्हारे गांव के जो अंकल हैं वो मेरे मामा जी के दोस्त हैं। तभी मैंने अपने मामा जी से बात की और उन्होंने उन अंकल से बात की और वो तुम्हारे घर आ गए। राघव कहने लगा कि बस अब उन लोगों को हमारा घर परिवार सब पसंद आ जाए, और इतना बोलकर कॉल कट कर दिया।
अब क्या था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि कहीं पापा को राघव या उसका परिवार पसंद नहीं आया तो। लेकिन जैसे तैसे पूरा दिन निकला और शाम को सब लोगों ने आकर कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद वो लोग हमारी गौरी को देखने आ रहे हैं। अब मेरी जान में जान आ चुकी थी कि अब सब सही हो जाएगा। इसी तरह वो लोग भी आ गए मुझे देखने, और उन लोगों को भी मैं बहुत पसंद आई। आखिर आते भी क्यों ना, उनके बेटे की पसंद जो थी, रिश्ता तय हुआ, सगाई भी हो गई। अब शादी की तारीख भी निकल चुकी थी। घर वालों के लिए तो दिन कम थे, लेकिन मेरे और राघव के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों को जल्दी से अब एक होना था। खैर, जैसे तैसे दिन निकल गए और आखिर हमारी शादी का दिन आ चुका था। आज हमारी शादी के दिन ही हमें एक और खुशखबरी मिल गई थी कि राघव की सरकारी नौकरी लग गई है। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत धूमधाम से हमारी शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि जितनी खुशी राघव के साथ शादी होने की थी, उतना ही दुख माँ पापा से दूर जाने का था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और चल पड़ी अपनी नई दुनिया बसाने, अपने प्यार राघव के साथ। ससुराल पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे, खूब प्यार दे रहे थे मुझे। सभी रस्मों को पूरा किया गया और रिश्तेदार से आई लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली में लग गई। रात का समय हुआ, मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। राघव मेरे कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ देर हम लोगों ने अपने पुराने दिन याद किए और फिर प्यार की बातें करते करते अपनी इस हसीन रात को एंजॉय करने लगे। सुबह उठकर मैं नहा धोकर सबके लिए चाय बनाई और सबको दे दी। फिर अपनी और राघव की चाय अपने कमरे में ले आई और दोनों ने एक साथ चाय पी। फिर राघव अपनी जॉब पर चला गया और मैं घर के कामों में लग गई। ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी जेठानी और राघव और मैं ही थे। मेरे जेठ जी दुबई में रहते थे। 1 साल पहले वो दुबई चले गए थे। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक बेटी की तरह ही मेरे साथ रहते थे। मेरी जेठानी भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी। कुछ दिन बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा अपनी जेठानी के बारे में। वो अपने कमरे में जाते ही हंसने ठिठोली करने की आवाज़ करने लगती और कुछ ऐसी चीज़ें अपने कमरे में रखती जो पति पत्नी के संबंध बनाते समय काम में ली जाती हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगता, लेकिन फिर मैं सोचती कि जेठ जी के साथ बात करती होंगी, और रही बात प्राइवेट चीज़ों की तो वो पहले की होंगी जो अच्छी तरह रख रखी होंगी। खैर, मेरा वहम मैंने वही ख़त्म कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं उठकर आई तो सब लोग खुश हो रहे थे और मेरी जेठानी को प्यार दे रहे थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि गौरी, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट है, क्या तुम उसे बंधाई नहीं दोगी? मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर हो गया था। जेठ जी तो दुबई में हैं, तो फिर जेठानी जी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? लेकिन मेरे अलावा किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। मैंने जेठानी जी को बंधाई दी और अपने काम में लग गई, लेकिन मेरा दिमाग तो सिर्फ वही अटका हुआ था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। खैर, दिन निकलते गए। सब लोग मेरी जेठानी की देखभाल कर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जानते हैं कि जेठ जी यहाँ नहीं हैं, इसके बावजूद भी ये प्रेग्नेंट हो गई। फिर भी इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? मैंने राघव से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी किसी बहाने से बात को टाल दिया। अब मैंने अपनी जेठानी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने उनका पीछा किया और उनके रूम के बाहर ही खिड़की से झांक कर सब देखना चाहा, तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अपने कपड़े उतार कर अपने बाथरूम में चली गई। उनके हाथ में वो सब सामान था जो एक पति पत्नी के संबंध बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखकर मैं तो मानो पागल सी हुए जा रही थी, ये सोच सोच कर कि आखिर क्या चल रहा है ये। मैं रोज़ाना अपनी जेठानी पर नज़र रखने लगी। जब भी वो बाहर जाती तो भी मैं उनका पीछा करती थी और घर पर भी उन पर नज़र रखती थी। मैंने उनकी एक और बात भी पकड़ ली थी कि वो कभी भी सब लोगों के साथ खाना नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में डालकर ले आती थी।
और खाना भी इतना कि 2 लोग खाएं। मेरी जेठानी अकेली इतना खाना कैसे खा सकती थी? दिखने में तो वो बिल्कुल दुबली-पतली सी थी। अब तो मेरे सिर पर एक भूत-सा सवार था कि कैसे भी करके मुझे ये पता लगाना है कि आखिर क्या बात है ऐसी। एक दिन मैंने अपनी जेठानी से यूँ ही बातों-बातों में पूछ लिया कि जेठ जी कब आएँगे? तो उन्होंने कहा कि अभी 5 महीने बाद आएँगे। उनके जवाब में मुझे थोड़ी घबराहट सी लगी। मैंने फिर रात को अपनी जेठानी का पीछा करते हुए उनको देखने का प्रयास किया। फिर मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ लगाकर मसल रही थी। फिर वो अपने बेड पर चली गई, लेकिन वहाँ पर अंधेरा सा होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई। मैं अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं यही सोचकर दुखी हो रही थी कि बेचारे जेठ जी वहाँ इन लोगों के लिए कमाई कर रहे हैं और यहाँ ये जेठानी जी उनको धोखा दे रही हैं। पता नहीं क्या-क्या हरकतें कर रही हैं। बस ये सब सोचते-सोचते मुझे अपने सास-ससुर पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो लोग सब कुछ जानते हुए भी इनका साथ क्यों दे रहे हैं। वो लोग तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मुझे अब पूरी सच्चाई सामने लेकर आनी ही थी और मैंने बिना सोचे समझे पूरे घरवालों को आंगन में बुलाया और जेठानी जी के बारे में सवाल करने लगी। सब लोगों ने मुझे शांत होने को कहा, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। तभी राघव आ जाता है और सब लोगों को चुप करवा कर मुझसे कहता है कि तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो। राघव कहने लगा कि मेरा भाई कोई दुबई नहीं गया है, जबकि वो तो यहीं रहता है हमारे घर में। यह सुनकर तो मैं जैसे हक्की बक्की सी रह गई। फिर मेरे जेठ भी कमरे से बाहर आ गए थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि कुछ महीनों पहले मेरे बड़े बेटे की कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें किसी और ने सामने वाले का खून कर दिया, लेकिन नाम मेरे बड़े बेटे पर आ गया उसमें, इसलिए ये घर में ही छुपकर रहने लगा तब तक कि असली कातिल पकड़ा न जाए। इसलिए सब लोगों को हमने ऐसा बोल दिया कि ये दुबई चला गया है और अब तुम्हारी जेठानी इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खाना अपने पति के साथ खाती थी अपने कमरे में। फिर मेरी सास कहने लगी कि हमने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम अभी अभी शादी करके आई हो, अभी तक तुमने अच्छी तरह से ससुराल को समझा भी नहीं है, इसलिए ये सब बता दे के तो तुम घबरा जाओगी। ये सब बातें सुनने के बाद अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मैं पछतावा कर रही थी कि मैंने बिना जाने बिना सोचे समझे अपनी बहन जैसी जेठानी पर इतना गंदा शक किया। अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।